हेलो बच्चों। आज हाँ, हम आप लोग का बहुत दिनों के बाद स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हमें केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है, जिसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट और प्लैंक स्थिरांक 5 नंबर का एग्जाम में आता है। 5 नंबर के 11th के एग्जाम में, क्लास 11th के एक्सरसाइज 2 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्सरसाइज 2, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। क्लास 2 के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्लैंक कांस्टेंट आता है। और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिला हूं, इसी कारण, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बच पाता है। इसी कारण मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो, मेरा मुझसे जितना तक हेल्प हो, मैं और मेरा ये प्यारा सा चैनल सक्सेस चैनपुर आप लोग को देता रहेगा। आइए आज शुरू करते हैं। माँ सरस्वती, जय माँ जगदम्बा। शुरू करते हैं। आइए, केमिस्ट्री एक्सरसाइज 2 में एक चैप्टर है, टॉपिक छोड़ दीजिए, एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हिंदी में इसे कहा जाए तो परमाणु की संरचना। हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना इसे हिंदी में कहा जाए तो उसे कहते हैं परमाणु की संरचना। इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो उसे परमाणु की संरचना कहते हैं। परमाणु की संरचना यानी इसके अंतर्गत हमें परमाणु के एक असली संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। परमाणु से अंतर्गत परमाणु के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, हाँ, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका खोज करेंगे। परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका खोज करेंगे। परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उनका खोज करेंगे। और इनके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में रदरफोर्ड का आया था। उसके बाद हम लोग जेम्स चैडविक के परमाणु मॉडल के बारे में देखेंगे। जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था, उन्होंने एक समीकरण के माध्यम से खोज किया था। और जब इस सब का हो जाएगा न्यूट्रॉन के बाद, हम लोग आएंगे एक टॉपिक जिनका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी। प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी इसे अगर हिंदी में समझ ले तो उसे बोलते हैं प्लांक। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में ध्यान से 1900 ईस्वी में कृत्रिम कृत्रिम तोड़ा त्वरण। 1900 ईस्वी में कृत्रिम तोड़ा त्वरण। कृत्रिम तोड़ा त्वरण यानी गहरे अध्ययन से। कृत्रिम तोड़ा त्वरण का मतलब होता है गहरे अध्ययन से। गहरे अध्ययन से 1900 ईस्वी में, इंग्लिश में इसे 1900 ईडी बोलते हैं। 1900 ईडी में 1900 ईडी में 1900 ईडी में 1900 ईडी में एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। उन्होंने, वह जब आए ना, जिस समय वो आए थे ना, उस समय में केमिस्ट्री में बहुत सारा अफवाह चल रहा था कि बहुत सारा अपवाद चल रहा था। बहुत सारा अफवाह चल रहा था, बहुत सारा अपवाद चल रहा था। उनका ये कहना था, उनका ये कहना क्या था, जब वो आए ना तो एक तरह से वह सभी वस्तुओं पे गौर करने लगे। और उन्होंने बहुत सारे आदमियों से पूछा और उन्होंने जाना क्या, और उन्होंने जाना क्या, उन्होंने यह सोचा कि अगर मोबाइल से अगर मोबाइल से क्या रेडिएशन पे खोज होगा, उनके द्वारा एक रेडिएशन के द्वारा खोज।
तो उनका थिंकिंग देखिए, उनका थिंकिंग पावर देखिए। 1900 ईस्वी में वो आए, ध्यान से सुनिएगा। 1900 ईस्वी में वो आए, मैक्स प्लैंक, और उन्होंने एक गहन अध्ययन करके आए थे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने एक थिंकिंग किया कि आखिर रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन, जिसको रेडिएशन मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रेडिएशन, रेडिएशन हिंदी में इसे विकिरण कहा जाता है। हिंदी में इसे विकिरण कहा जाता है, विकिरण। रेडिएशन, आखिर रेडिएशन क्या मोबाइल से निकलती है? रेडिएशन जो होती है, क्या हमारे आँखों के द्वारा ही रेडिएशन निकलती है? क्या हमारे मोबाइलों के द्वारा ही रेडिएशन निकलती है? रेडिएशन जो होती है, क्या आप ही लोग बताइए, रेडिएशन क्या हम ये मान लें कि रेडिएशन हमारे मोबाइलों के द्वारा ही निकलती है? दुनिया में मोबाइल ही एक ऐसी ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा रेडिएशन निकलती है। दुनिया में आँखें, हमारी आँख जो होती है वही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा रेडिएशन निकलती है। दुनिया में क्या किसी भी देश में रडार ही वह एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा रेडिएशन निकलती है? रडार, रडार मतलब किसी भी दूसरे देश में जो गतिविधियां होती है वह पहले देश को उस एक मतलब मान लेते हैं पहले देश अगर दूसरे देश के जो गतिविधियां हो रही है उसके बारे में जानना चाहे तो रडार उसके आने वाले यंत्र को कैप्चर करके उसे ऊपर ही नष्ट कर देता है, उसे अंदर आने नहीं देता। ये होता है रडार, और रडार से भी रेडिएशन निकलता है। क्या आप लोग थिंकिंग कीजिएगा, इन्हीं तीनों चीजों से या इससे अंतर्गत आने वाले बहुत सारे चीजों से क्या रेडिएशन निकलती है? बस मैक्स प्लैंक ने यही सोचा, और जब उन्होंने सोचा ना, उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करके यह पता लगाया, उन्होंने कहा, उन्होंने जब गहन अध्ययन किया और सुचारू रूप से अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह पता लगाया, और आप लोग सुन के चौंक जाइएगा, सुन के चौंक जाइएगा आप लोग। उन्होंने उन्होंने क्या अध्ययन लगाया आप लोग को पता है? उन्होंने यह अध्ययन लगाया कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम भी और आप भी, आप और हम, या दुनिया में आप और हमें छोड़ दीजिए, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया में आने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी चीजों से रेडिएशन निकलती है। क्या सुन के शौक हो गए ना? पक्का शौक हो गए होंगे। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है उन सभी से क्या आती है? रेडिएशन आती है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है उन सभी से रेडिएशन आती है। और आप लोग के दिमाग में यह आता होगा कि सर, आप लोग के दिमाग में यह आता होगा कि आखिर रेडिएशन आती है, रेडिएशन आती है, रेडिएशन आती है, रेडिएशन निकली तो दुनिया की सभी वस्तुएं से, सभी वस्तुएं से तो रेडिएशन निकलती होगी, तो सीधे निकलती होगी, सीधी आर पार होती होगी। रेडिएशन जो निकलती होगी, रेडिएशन वह सीधी निकलती होगी नहीं। बस इसी पर तो वो खोज करने के लिए आए थे। यही तो उनका मेन टॉपिक था। उनका मेन टॉपिक ये थोड़ी था कि दुनिया को ये बताना कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु से रेडिएशन निकलती है। नहीं, उनका ये बताना था, उनका ये बताना था, कुछ किसको? मैक्स प्लैंक साहब का ये बताना था कि दुनिया से सभी वस्तुओं से रेडिएशन निकलती है, विकिरण निकलती है। दुनिया के सभी वस्तुओं से रेडिएशन निकलती है, विकिरण सी, तथा सूर्य से भी रेडिएशन आती है, सूर्य से भी विकिरण आती है। लेकिन उनका ये मायना, उनके खोजकर्ता, उनके एक्सपेरिमेंट में ये उनका मुद्दा नहीं था, मेन मुद्दा उनका था ही नहीं। उनका था क्या? उनको ये बताना था कि दुनिया के सभी वस्तुओं से रेडिएशन तो निकलती है। दुनिया में आने वाली प्रत्येक वस्तु से रेडिएशन तो निकलती है, लेकिन दुनिया में आने वाली प्रत्येक वस्तु से, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, दुनिया में आने वाली प्रत्येक वस्तु से तो रेडिएशन निकलती है, लेकिन वह सीधी नहीं निकलती, वह सीधी नहीं निकलती, वह छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में निकलती है। कैसे? वह, अगर मान लेते हैं यस कोई सूर्य है, अगर इसे सूर्य मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं इसे, तो उनका ये कहना था कि वह छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में निकलती है, यानी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे विकिरण के रूप में निकलती है। वह छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे विकिरण तक निकल कर हमारे पास पहुँचती है, हमारे पास पहुँचती है। अब दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक थे, सब मैक्स प्लैंक पे सवाल उठाने लगे। सब टोटल वैज्ञानिक जितने भी साइंटिस्ट थे, वह सब मैक्स प्लैंक पे सवाल उठाने लगे। और सवाल उठाने के बाद मैक्स प्लैंक ने कहा क्या, सो उनका आप थ्योरी जानते हैं, मैक्स प्लैंक ने कहा क्या? तो देखिए मैक्स प्लैंक ने क्या कहा।
मैक्स प्लैंक ने क्या कहा? ऊर्जा, सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं, सुनिए। ऊर्जा सतत रूप से, सतत मतलब कर्मागत लगातार चलता है। सतत रूप से ऊर्जा, फिर से ऊर्जा सतत रूप से ना तो उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित मतलब बाहर निकालना, ना तो उत्सर्जित होती है ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। ऊर्जा ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है और ना ही क्या होती है, ना तो उत्सर्जित होती है ना ही अवशोषित होती है। अवशोषित का मतलब अंदर लेना, अपितु या फिर परंतु या लेकिन कुछ भी लगा सकते हैं। परंतु वह असतत रूप से, असतत रूप से वह असतत रूप से उत्सर्जित, असतत रूप से उत्सर्जित या उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित होती है। वह असतत रूप से उत्सर्जित या क्या होती है, अवशोषित होती है। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित और अवशोषित होती है। और किससे, असतत रूप से। और इसी इसी असतत रूप में, इसको हटा देते हैं, किसमें, इसी असतत रूप में आने वाले, इसी असतत रूप में, इसी असतत रूप में आने वाले छोटे छोटे पैकेट को, छोटे छोटे पैकेट को उन्होंने फोटोन कहा। फिर से हम लोगों ने याद कीजिए, हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रकाश क्या है, या प्रकाश क्या है, तो एक फोटोन है, या प्रकाश की ऊर्जा क्या है, तो एक फोटोन का पैकेट है। याद कीजिए, याद कीजिए, 8th क्लास में या 10th क्लास में आने वाले छोटे छोटे पैकेटों को फोटोन कहा। फोटोन, क्या कहा, फोटोन कहा, छोटे छोटे पैकेटों को। और यही फोटोन यही फोटोन यही फोटोन क्या कहलाया, क्वांटम कहलाया। यही फोटोन क्या कहलाया जी, क्वांटम कहलाया। यही फोटोन क्वांटम कहलाया। अब समझे, नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से हम रिप्लाई कर देते हैं, हम आपको समझा देते हैं। देखिए सुनिएगा, ऊर्जा जो होती है, एक बात, ऊर्जा ऊर्जा यानी एनर्जी सतत रूप से, अगर मान लेते हैं यह सूर्य है, सन है, इसको सन बना देते हैं। ऊर्जा सतत रूप से, सतत रूप से, सतत रूप से ना तो उत्सर्जित होती है, ना तो उत्सर्जित होती है, ना तो उत्सर्जित होती है, बाहर निकल जी, और ना ही अवशोषित, यानी ना ही अपने अंदर खींचती है, अपने अंदर खींच रही है। अवशोषित, ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। परंतु 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 ऊर्जा छोटे 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 असतत रूप से, यानी छोटे 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 असतत रूप से ना उत्सर्जित और अवशोषित, और आने वाले इसी असतत रूप में, इसमें इसी में ये जो रहा, ये इसमें आने वाले प्रत्येक को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन फोटोन कहते हैं। और इस प्रत्येक को फोटोन कह दिए, और फोटोन, और इसी को दूसरे भाषा में हम, प्रकाश की भाषा में इसी को हम क्वांटम बोलते हैं। इसी को हम प्रकाश भाषा में क्वांटम बोलते हैं, और आगे जाके हमें क्वांटम संख्या सीखना है। इसी को हम प्रकाश की भाषा में क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रकाश की भाषा में क्वांटम बोलते हैं। अब समझे, 100% समझ गए, ये मेरा दावा है। नहीं सुनो तो एक बार फिर से, ऊर्जा, ध्यान दीजिए, थ्योरी है प्लैंक का। 1900 में प्लैंक आए, प्लैंक ने बहुत गहरा अध्ययन किया। उन्होंने यह देखा कि क्या दुनिया के सभी वस्तु से रेडिएशन निकलती है,
किसने? प्लैंक ने। और उन्होंने यह जब पा लिया कि हाँ, दुनिया के सभी वस्तु से रेडिएशन निकलती है, तो क्या हुआ? डायरेक्ट निकलती है, डायरेक्ट हमारी आँखों तक पहुँच जाती है। अगर सूर्य से ही रेडिएशन निकल रही तो हमारे आँखों तक ही पहुँच जाती है। जब उन पे इन्होंने गहरा अध्ययन किया ना, और गहरा अध्ययन करके उन्होंने एक थ्योरी दे दिया और उन पे क्या दिया कि ऊर्जा सतत रूप से ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है, परंतु वह असतत रूप से, सतत मतलब वह डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच पाती है। वह छोटे-छोटे, 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 छोटे-छोटे असतत रूप से ऊर्जा उत्सर्जित या तो उत्सर्जित या तो अवशोषित होती है। और अवशोषित होने के बाद जो ये ऊर्जा असतत रूप में जो ऊर्जा हमारे पास आई, यानी छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में जो ऊर्जा हमारे पास आई है, उसी को उन्होंने क्या कहा? फोटोन कहा। और फोटोन को प्रकाश की भाषा में या फिर साइंस की भाषा में फोटोन को क्वांटम बोलते हैं। और इस पूरी घटना को हम क्या बोल दिए? आप लोग तो खुद बहादुर हैं। इस पूरी घटना को हम प्लांक का प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। बस इसका फॉर्मूला निकालेंगे, बस खत्म। ठीक है, ठीक है। हो गया? चलिए। अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, प्लैंक्स का फॉर्मूला। अरे भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट रखे हैं तो कुछ होगा ना जी। जी कुछ तो होगा ना कांस्टेंट में, प्लैंक कांस्टेंट में। हाँ, वही प्लैंक को उन्होंने ई से सूचित किया, ई से। इन्होंने इसी प्लैंक को ई से सूचित किया। और ई बराबर याद कीजिए ई बराबर याद कीजिए। बोर्ड थोड़ा चेक कर लीजिएगा तो। ई बराबर याद कर लीजिए, क्या होता है? ई बराबर एच अपॉन या एच इंटू म्यू। म्यू 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 क्या है? म्यू, अरे भाई आवृत्ति, आवृत्ति जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं समझे? आवृत्ति वो क्या पढ़े थे तरंग दैर्घ्य में, कि 1 सेकंड में तरंगों द्वारा लगाए गए जितने चक्रों की संख्या होती है, 1 सेकंड में तरंग द्वारा जो लगाए गए चक्रों की संख्या होती है, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और ई बराबर एच इंटू म्यू हुआ, इसको हम, और म्यू क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये हुआ आवृत्ति। फिर से ई को ई से हम किसे सूचित किए? तो प्लांक का क्वांटम, या फिर ई से एनर्जी भी बोल सकते हैं। एनर्जी का तो पूरा प्रयोग है इसमें। क्या बोले थे कि ऊर्जा सतत रूप से, ऊर्जा असतत रूप से क्रमागत ना क्रमागत ना क्रमागत, लगातार ना लगातार, ये हुआ ऊर्जा। और ये एच बाद में बताएंगे, अभी एच नहीं, अभी एच। चलिए, एक इस फॉर्मूला को पढ़ाने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं। एक चीज, बस एक चीज मिस पॉइंट हो गया। आप लोग तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए। अगर हम ये समझ ले कि किसी वस्तु में ऊर्जा है, या कोई वस्तु का कार्य बढ़ा तो उसमें भी बढ़ेगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। कोई वस्तु का कार्य बढ़ेगा तो उसमें ही बढ़ेगा। कोई वस्तु का वर्क अगर बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। वर्क नहीं, हीट, हीट भी बढ़ेगा। किसी वस्तु का वर्क अगर घटा तो एनर्जी भी हीट होगा, हीट भी कम होगा होगा। ये जो, अगर कोई किसी में बढ़ेगा, दोनों में बढ़ा, दोनों में घटा, तो इसको बोलते हैं समानुपाती। ये हुआ समानुपाती। अल्फा जैसे अल्फा कण, ये हुआ समानुपाती, ये हुआ समानुपाती। अगर अगर हम मान लेते हैं
कि ऊर्जा बढ़ेगा, हीट घटेगा, ऊर्जा घटेगा तो हीट बढ़ेगा, ये हुआ व्युत्पन्नवाद। उल्टा 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 यानी अगर मान लेते हैं H V के उल्टा है, H अगर V के उल्टा है तो इसको लिख देंगे H बराबर, क्या लिख देंगे H बराबर 1/V, ये लिखेंगे। अगर कोई बोला कि समानुपाती, समानुपाती तो अगर लिखते H अगर V के समानुपाती है तो H बराबर यहाँ पे कुछ लग जाएगा C/V। C क्या है तो उसके अंतर्गत आने वाले थ्योरी का कांस्टेंट है। बस वही चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है। एक पॉइंट बताना चाहते हैं, अगर इसमें प्लैंक कांस्टेंट में ऊर्जा अगर बढ़ेगा, ये बढ़ाने का एरो, बढ़ने वाला एरो, ऊर्जा अगर बढ़ेगा प्लैंक कांस्टेंट में, ध्यान दीजिएगा, प्लैंक कांस्टेंट में ऊर्जा अगर बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा अगर घटेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। यानी अभी जस्ट 5 सेकंड पहले बताया हूं कि अगर दोनों में बराबर आ जाए, दोनों में कम आ जाए तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब